वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 25 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर चर्चा करेंगे। हालांकि न्यूज़ कुछ लेट हो गया क्योंकि मैं कहीं सफ़र पर था, तो जस्ट रूम पर आया हूँ। तो कोशिश रहेगा जल्द से जल्द आप लोगों के इस न्यूज़ को कवर किया जाए सभी डायग्राम पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन जरूर यूज़ कीजिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कमेंट जरूर किया कीजिए, जो भी आपको लगता है कमेंट करना चाहिए संबंधित न्यूज़ से तो आप लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बहुत सा लिंक दिया गया है, जिस पर आप लोग यूज़ करके, जैसे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का एक स्पेशल ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो सभी लिंक का यूज़ करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के न्यूज़ में हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए, मुफ्त की रेवड़ियों के संदर्भ में लगातार चर्चा में यह टॉपिक रहा। इस बार ज़रूर इससे मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न आपको यहाँ से रहेंगे, तो आप इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से कीजिएगा। हालांकि इससे पहले 2 बार न्यूज़ इस पर कवर किया जा चुका है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जो प्ले लिस्ट में जो न्यूज़ कवर किया गया है आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं प्रीवियस न्यूज़ में, और लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें साथ में अपडेट करने की ज़रूरत है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि केंद्र को सर्वदलीय बैठक करने की ज़रूरत है, तो इस पर कुछ बातें स्पष्ट करने की मैं समझता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियों को सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह देश की एक विषम समस्या को उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि हमारा जो राजकोषीय घाटा निरंतर काबू में नहीं आ रहा है। लक्ष्य हालांकि बहुत हद तक कम करने का है, 4.4% करने का है, पर यह कहीं लक्ष्य से कोसों दूर नज़र आता है, क्योंकि इस बार 6.1 के आसपास राजकोषीय घाटा था। तो कहीं ना कहीं यह अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत से देखने को मिलते हैं। तो यह महत्वपूर्ण विषय के रूप में सभी केंद्रीय पार्टियों को लेना चाहिए। साथ ही साथ यह भी इसका नेगेटिव पक्ष ये रूप देखने को मिलता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, वो कम या अधिक या कमोवेश सभी पार्टियां इस कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं चाहती है। इसके पीछे रीज़न यह है कि चुनावी जो प्रक्रिया चलती है, जब चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा के, तो उस दौरान आम जनता को लुभाने के लिए, अपनी ओर अभिप्रेषित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण टूल किट के रूप में काम करता है। जितनी घोषणाएं की जाती है, लोग मतदाताओं का उस पार्टी के प्रति झुकाव अधिक बढ़ता है। तो यह एक मुख्य हथियार है राजनीतिक पार्टियों का। तो यह किसी भी हद पर, या बहुत से राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती है कि ये कम समाप्त हो, पर आज न कल इस पर सरकार को यह कार्य करना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपेक्षा करता है कि विधायी प्रक्रिया के तहत ही यह मामला सुलझाया जाए, तो यह बेहतर होगा। तो यह देखने वाला विषय होगा आने वाले समय में, तो हम लोग उस समय वक्त चर्चा करेंगे। देखिए, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ चौतरफा हमला हो रहा है, तो इसके 2 पक्ष देखने को मिल रहा है, नेगेटिव पक्ष और पॉजिटिव पक्ष। एक तो भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मामले देखने को मिल रहे हैं, उसमें विपक्षी पार्टियों में जो किया गया है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा भ्रष्टाचार, तो वो महत्वपूर्ण एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में एक महत्वपूर्ण दिशा और दशा निर्धारित कर सकता है। पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है बार बार, विपक्षी पार्टी के ही लोग भ्रष्टाचार अधिक है, क्या पक्ष में बैठे लोग किसी भी राज्य में या किसी केंद्र में या कहीं भी। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समान रूप से संतुलन के साथ अपने आंसर राइटिंग को करना है, तो दोनों के पक्ष को आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर न्यूज़ पहले कवर किया जा चुका है, आप लोग ज़रूर जाके देखिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती है, किस प्रकार भ्रष्टाचार के सूचकांक है, भारत की क्या स्थिति है और भारत में भ्रष्टाचार के क्या मायने हैं, तो सभी पर पहले चर्चा की जा चुकी है। यहाँ पर जो प्रश्न उभर रहा है, लगातार प्रश्न उभर रहा है, विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, क्या क्या विपक्षी पार्टी के लोग ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं? क्या पक्ष में जो बैठे हुए हैं, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उसके उनसे संबंधित पार्टियों में क्या भ्रष्ट लोग नहीं है? तो सरकार को और जो संस्थाएं हैं उसको न्यूट्रल रूप से भी काम करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों में नेगेटिव या गलत भावनाओं का
आगमन ना हो, ऐसा नहीं लगे कि सरकार सरकारी एजेंसियों का अतिशयोक्ति से रूप में उपयोग कर रही है। हालांकि यह कटु सत्य भी है। जो भी राजनीतिक पार्टियां केंद्र में होती या राज्यों में होती है, अपने जो भी प्रशासनिक अधिकरण है, प्रशासनिक संगठन है, उसका उपयोग अपने हितों में कहीं ना कहीं करती है। यह भी एक विचार और शोध का विषय है। तो इसके खिलाफ आप लोग ये सब चीज़ों को लेकर चलिएगा। और भ्रष्टाचार के संबंध में जो न्यूज़ का पहले कवर किया गया उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज के न्यूज़ में देखिए, यह न्यूज़ आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है। इसे हम लोग कवर करेंगे। विकसित राष्ट्र बनाने में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी है, मोदी जी का बोलना है यह, और ये काफ़ी हद तक सत्य भी है। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें, 6 संकल्प इनके द्वारा दिया गया। हालांकि कल का जो था इनका दौरा था पंजाब में, तो वहाँ पर चंडीगढ़ जो मोहाली था, तो उसमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का जो होमी भाभा है, कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही साथ एक ग्रेटर फरीदाबाद जो है, वहाँ पर अमृतानंदमयी मिशन ट्रस्ट के द्वारा जो निर्मित 2600 बेड का अस्पताल है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने 6 संकल्प स्वास्थ्य संदर्भ में बताया कि क्या होना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य हेल्थ जो में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने में जो मानक है उसको हम लोग पूरा कर सकते। इसके लिए उन्होंने 6 कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसे आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा, इसको की नोट्स में शामिल कीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में इससे मेंस में और इंटरव्यू में प्रश्न किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो की नोट्स है उससे हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य समस्या क्या है, जीडीपी में कितना योगदान आवंटित किया जाता है, साथ ही साथ सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए, सभी आयामों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण व्यय लगातार कम हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जो जीडीपी में इसका जीडीपी में जो जीडीपी सॉरी बजटीय आवंटन, सॉरी मैं टंग स्लिप हो गया, बजटीय आवंटन जो हो रहा है वो आपको लगातार कम हो रहा है। क्योंकि देखिए, जीडीपी का ये लगभग 1.3% इसमें बजटीय आवंटन किया जा रहा है, जो OECD के अनुसार भारत के कुल आउट ऑफ पॉकेट व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.3% ही है। बहुत ही कम मात्रा है। कम से कम 4 से 5 या अधिक से अधिक हो तो 10% तक कम से कम तो करनी ही चाहिए, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमें आना है। तो जो मात्रा बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। जो आउट ऑफ पॉकेट व्यय है, जो कुल व्यय है, वो 2.3 है। जीडीपी में इसका जो जीडीपी के जो लगभग, या जो कुल जीडीपी भारत का, उसका लगभग 1.3% है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। साथ ही साथ सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब न्यूज़ आप लोग को पहले भी कवर किया गया। स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना जो था, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और आज ये जो योजनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत के स्वास्थ्य को समृद्ध बनाने, स्वास्थ्य क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इस पर पहले भी न्यूज़ आप लोगों को कवर किया जा चुका है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। तो आप लोग जाकर प्रीवियस न्यूज़ ज़रूर देखिए, टॉपिक को देखिए, वहाँ के की पॉइंट्स को ज़रूर आप लोग शामिल कीजिएगा। क्योंकि देखिए, यह एक विस्तृत न्यूज़ पहले से ही हो जाता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य मिशन पर चर्चा किया जाए कम से कम 10 से 15 मिनट इसमें लग जाएंगे। तो सभी न्यूज़ नहीं तो मैं करूँगा कि आप लोगों के लिए की नोट्स बना के टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग पहले की न्यूज़ एक बार देख लेते तो बहुत बेहतर होता, नहीं तो समय जब मिलेगा तो मैं आप लोग को इससे अपडेट कर दूंगा। चलिए, इससे संबंधित राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण 2019-20 के वित्तीय वर्ष में जारी किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट था, क्यों यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई थी। क्या? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत के शीर्षक वाली रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य परिणामों का साल दर साल या वर्ष दर वर्ष वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ साथ समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्ष दर वर्ष जो वृद्धि करता है उसके आधार पर। साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन के आकलन के लिए एक वार्षिक परिणाम भी जारी करता है, जो वर्ष 2017 से संकलित और प्रकाशित किया गया है। तो ध्यान रखने की बात है इसमें कि ये चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या सरकार करती है और क्या सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। साथ ही साथ यह स्वास्थ्य जो परिणामों के साथ शासन और सूचना प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं के डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों पर आधारित समग्र सूचकांक था। तो जो सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है 24 संकेतक उसमें शामिल होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यह सूचकांक हो जाता है।
इससे रिलेटेड आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर एक पिक्चर स्लाइड आप लोगों का शेयर किया गया, उससे आप लोग अपडेट के लिए कौन सर्वोच्च स्थान पर है, कौन सबसे नीचे स्थान पर है, तो ये सब चीज़ें अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। रिपोर्ट का चौथा दौर जो था उसमें 18-19 से लेकर 19-20 की अवधि के लिए केंद्र शासित और प्रदेश और राज्यों के लिए समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील सुधार के मापने को उजागर करने के लिए केंद्रित मुख्य प्रावधान किए गए थे। इसमें नोट याद रखिएगा इससे रिलेटेड। यह तो समग्र स्वास्थ्य रिपोर्ट तो आता ही, साथ ही ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर 4.2 के साथ 100 में से 42.8% था। ध्यान रखिएगा कितना कम स्तर था, हम लोग 50% के भी स्तर पर नहीं पहुँचे हुए, तो समस्याएं बहुत विकट है। जबकि जो 2019 के तुलना में यह 0.8% अंक का गिरावट भी दर्ज किया गया था। हालांकि 2020-21 कोरोना का काल था, तो वो विषम परिस्थिति सारे विश्व के लिए था, पर हालिया जो रिपोर्ट अब आएगा तो उसमें स्थिति देखने वाली होगी कि सरकार बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, तो उस पर क्या और भी रिपोर्ट कहता है। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जो इंडेक्स 2021 का न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर की साझेदारी अर्थात दोनों के साझेदार के साथ विकसित किया गया था या डेवलप किया जाता है यह रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबंध में स्वास्थ्य कवरेज की सूचकांक क्या है, उसके संबंधित दिशा निर्देश क्या है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कितना प्रतिबद्ध है यह भी जानने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा वार्षिक सत्र जो 23 सितंबर 2019 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय बैठक किया गया था। सार्वभौमिक स्वास्थ्य की कल्पना लेकर आई गई कब? 2019 में। ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा गया है। यह बैठक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए एक साथ आगे बढ़ना के थीम पर आधारित यह आयोजित किया गया था। सार्वभौमिक स्वास्थ्य का एक थीम है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सतत विकास सभी जरूर जान रहे हैं। सतत जो डेवलपमेंट गोल जो है, तो वो एजेंडा जो 2030 के तहत सभी देशों को वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। यूएन व्यक्त करता है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र। तो ध्यान रखिए 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज न केवल स्वास्थ्य कल्याण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूलभूत शर्त है, बल्कि यह अन्य लक्ष्यों जैसे गरीबी उन्मूलन जो SDG गोल 1 है उसके लिए महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। SDG 4 याद रखिएगा। SDG के जो 17 लक्ष्य है उसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्ति जो लक्ष्य है, सशक्तिकरण लक्ष्य है। SDG लक्ष्य 5 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। SDG 8 बुनियादी ढांचा 9 और असमानता कम करना जो 10 लक्ष्य है। और न्याय और शांति के लक्ष्य को प्राप्त करना 16 आदि प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है। तो कितना महत्वपूर्ण लक्ष्य है सार्वभौमिक लक्ष्य को स्वास्थ्य को प्राप्त करना। अगर इसको हम लोग मेन मोटो रख के काम प्रथम पंक्ति पर रखकर अपनी योजनाओं में शामिल करते हैं, तो इसके साथ 1, 4, 5, 8, 9 और 10, 16 जितने भी लक्ष्य है सतत विकास के लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कहीं सहायक सिद्ध होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सुविधाओं को समृद्ध करने के लिए राष्ट्रों को काम करना चाहिए और भारत इस दिशा में कार्य भी कर रहा है। बहुत से डाटा पहले भी आप लोगों को दिया गया, उसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा ताकि वृहद रूप से आपका आंसर राइटिंग हो सके। नोट याद रखिएगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ देश में रहने वाले सभी लोगों और समुदायों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समतापूर्ण पहुंच को स्थापित करता है या स्पष्ट करता है। क्या करता है? जो भी लोग सभी लोगों तक सबसे पहले तो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और सभी में समान रूप से पहुंचना चाहिए, अर्थात अंतर नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब के बीच जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसके बीच अंतर नहीं होना चाहिए। जो गरीब को स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी एजेंसियां दे रही वही अमीर को भी प्राप्त होगा, या जो अमीर को दिया जा रहा है वही गरीब को भी प्राप्त होगा। तो असमानता किसी वर्ग धर्म जाति विशेष को करके देखकर भी नहीं किया जाना चाहिए। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य है या अर्थ है यूएनओ के अनुसार। यह महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। हो सकता है इस बार आप लोगों को प्रश्न यहाँ से कहीं उभर कर सामने आ जाए मेंस में, क्योंकि इस बार बहुत से कार्य कोरोना के काल के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके बाद सरकार बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपको किया जा सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट प्रश्न हो सकता है।
देखिए यहाँ पर सफाई मित्र सुरक्षित होंगे, यह पीटी और इन प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि सीवर लाइन जो होता है, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी कार्य करते हैं, मेन होल स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत मशीन होल हो जाएगा, अर्थात आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा सारे 2000 मिशन जो 2.0 के तहत जो है 24 तक यह शहर सफाई करने जितने भी होल होंगे उसके लिए उन्नत मशीनीकरण का उपयोग किया जाएगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को पीटी कहीं से यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो यह आप लोगों को कवर करना है। और यह केंद्रीय जो शहरी विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में नेशनल एक्शन फॉर मैकनाइज्ड सैनिटरी इकोसिस्टम नमस्ते को लागू करने के लिए संयुक्त रूप से तैयार है। तो नमस्ते किससे संबंधित योजना है, तो आप लोग याद रखिएगा, यह आपको स्वस्थ भारत मिशन के दूसरे चरण से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है पीटी में, और जहाँ भी यह डाटा यूज हो आप लोग यूज कर सकते हैं ताकि आप लोग का मीन्स का आंसर उन्नत हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग हमसे इम्प्रूव हो और ये हमारा चैनल इम्प्रूव हो और लोग हमसे जुड़े। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें पता हो सके किस दिशा में कार्य करना चाहिए। ये कल मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो जिन्होंने कल कमेंट किया है, हमारे व्यूअर हैं, लिसनर हैं, जो भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम समय अधिक लग जाता है। तो देखिए सभी लोगों के साथ मैं ये साझा करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो 15 से 20 मिनट में भी न्यूज़ को कवर कर सकता था, या किया भी जा सकता है, बहुत से न्यूज़ में आप लोग को किया भी जाता है। तो वहाँ पर देखिए इसकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। रीज़न उसके पीछे, यहाँ पर न्यूज़ को केवल देखना नहीं है, केवल समझना इसे है, और इसका उपयोग करना है आपको जीएस पेपर में और मेन आपके ऑप्शनल पेपर में, दोनों में आप लोगों को यूज़ करना इसे है, इस न्यूज़ को। तो उसके लिए विस्तृत कुछ की नोट्स देना जरूरी हो जाता है ताकि आप लोगों को कम समय में अधिक चीज़ों का उपयोगी बनाया जा सके। इसलिए कुछ समय लग जाता है, और विश्वास मानिए मेरा एक्सपीरियंस यह भी कहता है, साथ ही जो हमारे जो पास आउट स्टूडेंट है उनका भी यह मानना है। और आप टॉपर भी अगर कहीं के हैं तो वो टॉपर का भी यह समान रूप से माना जाता है, राय है कि करेंट को अगर जिसने टॉपिक के साथ कोऑर्डिनेट करके अगर करेंट को पढ़ता है उसका सिलेक्शन का दर बढ़ जाता है, और यह मैं भी मानता हूँ। तो आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए और इसे अपने अध्ययन जो सामग्री आपका उसमें ज़रूर शामिल कीजिए ताकि आपका आंसर इम्प्रूव हो औरों की बनस्पत। तो ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम 30-40 मिनट हमारे लिए दीजिए समय। आपको अंत में ये पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है यह। देखिए कल आतंकवाद पर रखे गए थे दूसरे संवेदनाओं का ख्याल, यह जो हमारे रक्षा मंत्री है उनके द्वारा यह कहा गया है। यह संघाई सहयोग संगठन के बैठक में रक्षा मंत्रियों का बैठक हो रहा है, उसमें ये बात की गई है। साथ ही साथ यह भी कड़े संदेश दिया गया है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किए जाने के लेकर चेतावनी दी। वहीं दूसरी तरफ भी कहा कि एसओ के सभी देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर एक दूसरे के संवेदना जो होता है उसका ख्याल रखना चाहिए, इनके द्वारा किया गया। तो एससीओ क्या है, एससीओ का संगठन किस रूप से कार्य करता है, क्या यह पूर्व एशिया का यह नाटो है, इसके संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित एससीओ से संबंधित आप लोगों को न्यूज़ पहले कवर किया गया है, तो उस न्यूज़ को जरूर जाके देखिएगा। जो लिस्ट आप लोगों को दैनिक जागरण का लिस्ट दिया जाता है उसमें आपको यह देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इसे जरूर कवर कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्टिलाइज़र चोरी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू की जा रही है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके संदर्भ में बहुत से किसानों को राहत मिल सकेगी ताकि इस पर जो काला बाजारी होती है, जमाखोरी होती है, उसको कम किया जा सके। तो देखिए इसमें क्या आगामी जो रबी सीजन आएगा देश में एक जैसी फर्टिलाइज़र खाद मिलेगी जहां कंपनियों के बजाय भारत ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक टेलीग्राम पर पिक्चर भी सेंड किया है, उसे देख लीजिएगा, उसके टैग लाइन को जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोग उससे रिलेटेड कोई पीटी में प्रश्न पूछे तो छूटे नहीं। उसका थीम क्या है, उसका लोगो क्या है, इससे संबंधित आप लोग चीज़ों को कवर करना वहाँ से। देखिए इस योजना के तहत क्या होगा, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू करे जो जिसके तहत यूरिया, डीपी, एमओपी और एनपी के जो खाद होता है एक ब्रांड के नाम से ही उपलब्ध होंगे, अर्थात भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे। और यह क्या होगा, फर्टिलाइज़र बोरियों पर दर्ज लोगो
से स्पष्ट होगा कि यह खाद राष्ट्रीय सब्सिडी वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह सब्सिडी युक्त खाद होगा और यह लोगों को, किसानों को यह देखने, बोरी को देखते ही पता चल जाएगा कि यह खास सरकार की। और साथ साथ में देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई, डेडलाइन दी गई सभी कंपनियों जो वर्तमान में जो खाद है उसको डेडलाइन दिया गया 21 सितंबर तक अपनी सारी पुरानी खेप को समाप्त कर देना है। और अगली जो बोरियां आएगी वो भारत के नाम से बोरी आएगी वो खाद की, तो सभी को उसी को यूज़ करना, भारत ब्रांड के नाम से आएगा। और नए ब्रांड का फर्टिलाइजर 2 अक्टूबर 2022 से बाज़ार में उतर जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को की नोट्स याद रखना। जब सब्सिडी की चर्चा हुई है तो उर्वरक सब्सिडी जो भारत द्वारा दिए गए दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी जो देती है भारत, वो है खाद क्या कहते हैं, उर्वरक सब्सिडी पहली है। खाद सब्सिडी सबसे ज़्यादा भारत देता है बजटीय आवंटन में, उसके बाद उर्वरक सब्सिडी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को पेट्रोलियम से संबंधित जो सब्सिडी अर्थात 3 सब्सिडियाँ हैं सर्वोच्च सब्सिडी के दर में, यह दूसरा स्थान रखती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे आप लोगों को मेंस, इंटरव्यू और पीटी में तो प्रश्न जरूर होगा, तो ध्यान रखिएगा। यह आप लोग को इससे न्यूज़ कवर कर लेना है। तो उपभोक्ता कीमतों और उत्पादक जो लागतों के बीच अंतर के माध्यम से सब्सिडी मांग आपूर्ति निर्णयों के परिवर्तन का नेतृत्व करती है। इसी के आधार पर सब्सिडी समांतर निम्न उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य इसके निम्न उद्देश्य है कि अधिक खपत और उत्पादन उत्प्रेषण हो, साथ ही साथ बाहरी क्षेत्रों के आंतरिकरण सहित ऑफसेट बाजार अर्थात बाहरी बाजार की समस्याओं का निराकरण किया जा सके, अर्थात काला बाजारी, जमाखोरी या तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार इसमें संतलिप्त है। किसानों के लिए खाद आते पर बहुत से प्राइवेट कारखानों में चले जाते हैं, बहुत से इसका उपयोग होता है, इसके लिए उसे रोक लगाना, साथ ही साथ आय आदि पूर्ण वितरित सहित सामाजिक नीति के उद्देश्य को पूर्ति करना। इसका सामाजिक नीति भी है खाद सब्सिडी देने का, तो यह मुख्य उद्देश्य होता है इसका। साथ ही साथ वर्तमान स्थिति इसका दीजिए, कृषि सब्सिडी की वर्तमान स्थिति क्या है। सब्सिडी जो था 2.5 लाख था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43% अधिक के रूप में फसलों को कुछ जो MSP के कारण किया गया है। कारण क्या था, कारण यह था कि यह जो MSP का उच्च दर निर्धारण किया गया था 18-19, इसके एवज में यह राशि बढ़ी थी। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष जो 19-20 है उसमें कृषि सब्सिडी को और बढ़ाकर 2.77 लाख करोड़ रुपये लक्ष्य रखा गया था और दिया भी दिया था। साथ ही वित्तीय वर्ष जो 20-21 था उसमें उर्वरकों का वास्तविक सरकारी खरीद जो था 1,27,921 करोड़ रुपये था और वित्तीय वर्ष 2021-20 में केंद्रीय बजट में लगभग 79,529 करोड़ रुपये दिया गया। हालांकि देखिए यहाँ लगातार कुछ कम हुआ है कुछ वर्षों से, तो उसके लिए MSP के दरों में जो निर्धारण किया जा रहा है उसको संबंधित है। साथ ही साथ कृषि का जो मानकीकरण किया जा रहा है उसके आधार पर भी जो सब्सिडी है कम है, हालांकि यह कम नहीं होना चाहिए। किसानों को सब्सिडी जो दिया जा रहा है उसको जारी रखना चाहिए, जो पहले पूर्ववर्ती दरें दी गई है। नोट यहाँ याद रखिएगा, एक भारतीय किसान को भारी छूट वाले उर्वरक, मुफ्त बिजली, पानी से लेकर कई सब्सिडियाँ मिलती हैं। उसी में किसान वर्ग ऋणों पर ब्याज उपशम अर्थात ब्याज का जो व्यय करता है, साथ ही साथ फसल बीमा पर रियायती प्रीमियम, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी प्राप्त करता है इसी सब्सिडी के तहत। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके सदस्य देशों के प्रदत्त सब्सिडी किस रूप से वर्गीकृत किया गया वो भी जानने की जरूरत है। तो भारत जैसे विकासशील देशों में किसी फसल के लिए बाजार मूल्य के समर्थित उसके उत्पादन के कुल मूल्य का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा WTO क्या बोलता है, WTO 10% से अधिक सब्सिडी नहीं होना चाहिए और भारत इस संदर्भ में मूल्य कभी भी 10% से अधिक नहीं रहा है। नोट में आप लोग याद रखिएगा, पहले तो WTO 10% का निर्धारण करता है जबकि भारत कभी भी इससे अधिक सब्सिडी नहीं दिया है। फिर भी अमेरिका भारत पर आरोप लगाता रहा है कि कई प्रमुख फसलों बाजार हेतु मूल्य समर्थन की जो सीमा से काफ़ी ऊपर है। तो यह आरोप प्रत्यारोप लगा है, लगता भी है और इस पर रिलेटेड WTO का विभिन्न वार्ताएं, उससे संबंधित दोहा वार्ता सभी पर चर्चा WTO के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आप लोगों को किया गया है। तो आप इस वीडियो को सर्च करके YouTube चैनल पर हमारे देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या विवाद है, किस रूप से क्यों बार बार
भारत जैसे विकासशील देशों पर विकसित देशों का आरोप प्रत्यारोप लगता है। साथ ही साथ क्या यह सही है या क्या यह गलत है कि नीतियों में किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, WTO का लोकतांत्रिकरण कैसे होनी चाहिए, सभी पर विस्तृत चर्चा किया गया है। तो आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। दोहा राउंड याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि सब्सिडी से। तो दोहा राउंड याद रखिएगा, ये नवीनतम दौरा है WTO दोहा राउंड बीच सदस्यों के बीच व्यापारिक वार्ता का। साथ ही साथ 2001 में दोहा कतर के विश्व स्तरीय संगठन चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया गया था। हालांकि अभी बहुत से राउंड और भी हो चुके हैं, पर व्यापारिक समझौता के लिए सबसे नवीनतम अगर माना जाए तो जिसमें बहुत से सुधार और बहुत से पक्ष विपक्ष की बातों को माना गया था। देखने वाली बात है कि इसमें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें की गई थी, जिसमें महामंत्री स्तरीय जो घोषणा पत्र के दौरान बातचीत के लिए जनादेश प्रदान किया गया, जिसमें कृषि सेवाओं और बौद्धिक संपदा विषय शामिल हो पहले से शुरू किया गया। कृषि सेवाओं और बौद्धिक संपदा था, जो आप इस रूप से देखने को मिलता है कि इस वार्ता में जो कृषि का मुद्दा था कहीं हद तक सुलझा भी था और बहुत से अनसुलझे प्रश्न भी वहाँ पर उभरे। यह आप लोग वीडियो में जाकर देखिएगा, वहाँ पर विस्तृत चर्चा किया जा चुका है। व्यापक रूप से इसका उद्देश्य था उच्च ट्रैफिक जो होता है अर्थात जो लगाया जाता टैक्स सीमा शुल्क, उसके निर्यात सब्सिडी के कुछ अन्य प्रकार के घरेलू सहायता के कारण कृषि बाजार में उन्नत विकृति को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो जिसमें सब्सिडी कृषि सब्सिडी मुख्य मुद्दा रहा था। तो यह दोहा वार्ता भी महत्वपूर्ण हो जाता है इससे संदर्भित। तो आप लोग ये सब चीज़ें अपडेट कर लीजिए की नोट्स। और WTO और भारत में क्या विवाद है, भारत किस रूप से अपने मुद्दों को उठाता है वहाँ पर, इस पर आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल आज़ादी क्वेस्ट एक एजुकेशन गेम लॉन्च किया गया है जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री है उनके द्वारा। तो ये आप लोगों को PT फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा आप लोग, ताकि इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी जो है जो गुमनाम नायकों की तरह रहे हैं उनको इसमें दर्शाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण और भारत एक विस्तृत रूप से बढ़ता हुआ बाजार है, जहाँ पर 2021 में 28% के दर से यह विकसित हुआ इसका बाजार, गेमिंग बाजार, जो वर्तमान समय में जो आने वाले समय 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग वालों की संख्या 45 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो यह आंकड़ा दिया गया और आने समय में बहुत विस्तृत बाजार भारत हो रहा है। तो भारत में गेमिंग प्रोग्राम को और विकसित करने के लिए कार्य करने की दिशा है। तो इस प्रकार यह रोड मैप तय कर सकता है यह प्रोग्राम, क्योंकि भारत सरकार प्रोत्साहन कर रही है इस संबंध में। तो आप लोग को PT फैक्ट के रूप में यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है, तो आप लोग जरूर कवर कीजिएगा आज़ादी क्वेस्ट किस मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए बिहार में जो था कल विधानसभा जो सभापति थे उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, पर कुछ नैतिकता की बात की गई, वो आज के समय में राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाती रही है किस रूप से आप लोग सभी को पता है। पर जो मुद्दा था वो सुलझ चुका है, संवैधानिक संकट नहीं उत्पन्न हुआ। अगर उत्पन्न होता तो बहुत सी स्थितियां उभार के लेकर आता। क्या कोई राजनीतिक पार्टी के सदस्य इस असंवैधानिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए वैध हैं? तो यह प्रश्न हो सकता था। अगर ये नहीं इस्तीफा देते तो न्यायालय में जाता और बहुत सी स्थितियाँ उलझ जाती। यहाँ पर साथ ही साथ देखिए बात यहाँ एक मंच पर आएंगे देश के विपक्षी दल 2024 में बदल जाएगी केंद्र में सत्ता, नीतीश कुमार जी का यह अनुमान है, माना जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की एक बहुमत सरकार हुआ करती थी सभी राज्यों में, तो वहाँ भी विपक्ष इसी रूप से कार्य करता था। विपक्ष इसी रूप से कार्य कर रहा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन कर सत्ता में आए, उससे पूर्व और उस दौर में कहा जाए तो उस समय का जो संगठन गठबंधन था उसकी प्रकृति कुछ अलग थी और वर्तमान में जो प्रकृति है वो अलग है। उस समय जो प्रकृति थी वो पार्टी विशेष के विचारधारा पर थी। जो वाजपेयी जी के समय जो सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, तो उस समय जो विचार था पार्टी विचारधारा पर आया था। पर वर्तमान में जो गठबंधन बन रहा है वो व्यक्ति विशेष पर संचालित होकर हो रही। जैसे सभी राजनीतिक पार्टियां भाजपा का विरोध नहीं करती है, पर नरेंद्र मोदी और उनके जो सहयोगी हैं, जो प्रथम पंक्ति के सहयोगी, उनके विचार का विरोध करती है। ध्यान रखिएगा यहाँ जो मैं बात बोल रहा हूँ।
कमोवेश सभी राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां या केंद्र में कांग्रेस की पार्टियों में, एक एस्पिरेंट न्यूट्रल तौर पर बोल रहा है, किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं, जो सच है जो सच है। तो वहाँ पर चीज़ें देखने को यही मिल रही है कि व्यक्ति पार्टी का विरोध न करके, विचारधारा का विरोध न करके, उसके व्यक्ति विशेष पर विरोध कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का गठबंधन हो रहा है तो आने वाले समय में लोकतांत्रिक जो मान्यताएं हैं, संसदीय व्यवहारिकताएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं धूमिल होगी और बहुत से प्रश्न को उभार कर लेकर आएगी। तो यह 24 तक का वेट करना होगा आप लोग को, किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां किस रूप से परिवर्तित हो रही है अपनी विचारधारा के साथ। आप लोग से कहीं मेंस में यह प्रश्न न पूछ दे कि वर्तमान जो गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो संसदीय प्रक्रियाओं से इतर हटकर भी जो संसदीय असंघवादी मान्यताएं हैं, लोकतांत्रिक मान्यताएं, उससे इतर होकर कार्य कर रही है। वो सभी पार्टियां, उसमें भाजपा भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है और सभी क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल है। तो यह आपको प्रश्न किया जा सकता है, हो सकता है आपको यह प्रश्न इंटरव्यू में भी किया जा सकता है कि वर्तमान जब उससे मान लीजिए आप लोग का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें इस प्रकार का न्यूज आता है तो आपसे राय जरूर पूछी जा सकती है। तो इस पर आप लोग सजग रहिएगा, इस प्रकार के राय क्रिएट करने में अभी समय है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और महत्वपूर्ण कमेंट करते रहिए। देखिए ये न्यूज़ है, अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यूँ बदला मतदाता पंजीकरण के नियम। तो पंजीकरण के नियम है जो थे पहले, इस पर चर्चा किया जा चुका है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में 370 के बाद की स्थिति के संदर्भ में। तो आप उस न्यूज़ को वहाँ से कवर कीजिए और इसमें कुछ खास नहीं है। न्यूज़ में जो पंजीकरण का जो स्तर है उस पर क्या क्या बदलाव होंगे उसे आप लोग यहाँ से की नोट्स कवर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है दवाओं का बेलगाम कारोबार है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेलगाम हो चुकी है दवाओं का कारोबार। यह वर्ल्ड का सबसे ड्रग माफिया जो होता है, सबसे सशक्त होता है। किसी देश की सरकार को यह बना सकता है, गिरा सकता है, इतना माफिया मजबूत होता है ड्रग्स का। तो आप लोग समझिएगा, इसके संबंध में कुछ आउटपुट दिया गया तो आप लोग जरूर इसे अपने की नोट्स के रूप में शामिल कर सकते हैं। देखिए 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सहायक उपकरणों जो कारोबार है नैतिकता के धरातल पर विनियमित करने कोई कानूनी तंत्र विकसित नहीं किया गया। यह बहुत हद तक सच भी बात है। एक डोला 650 mg गोली बहुत ही चर्चा में रहा था कोरोना में। क्यों कोरोना में चर्चा रहा था इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी चल रही है, उस पर केस भी दायर है, वाद भी चल रहा है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, पर कुछ बातें जरूर स्पष्ट करेंगे कि इसने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, घूस दिया दवाओं को बाजार में चलन बढ़ाने के लिए। डॉक्टरों को विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिले कस्बे में सभी डॉक्टरों को इसने 1000 करोड़ के आसपास का यह डोला 650 जो अपनी दवा को रेगुलेट करने के लिए डॉक्टरों को भ्रष्टाचार के रूप में कुछ उपहार स्वरूप को बहुत सी चीज़ें देते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एमआर जो होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं दवाओं कंपनियों के, तो वो डॉक्टरों को अधिक तरीके से प्रलोभन देते हैं ताकि उनकी दवाओं को रेगुलेट कर सके बाज़ार में। तो यह बहुत ही विकट समस्या है। इससे उपभोक्ता यह नहीं समझ पाता है कि कौन सा दवा बेहतर उसके लिए और कौन सा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जब उस दवा को उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता है तो यह बहुत ही उन जो मरीज है उसके लिए यह समस्या उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो उनके जज हैं, जज DY चंद्रचूड़ ने भी यह माना कि कोरोना के दौरान उन्हें यह दवा डॉक्टरों ने राय दी थी। तो समझ सकते हैं डॉक्टर किस हद तक किस व्यक्ति को भी देने, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी देने से नहीं डरे। यह समस्या यह नहीं है कि यह दवा प्रचलन में आई, समस्या यह है कि प्रचलन की प्रकृति जो थी वो गलत थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ दवाओं को जो दवा कारोबार नियंत्रण है, नियमन है, उसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के अधीन रखा गया, रसायन मंत्रालय के अधीन रखा गया। साथ ही जो औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण है उसके दंडात्मक शक्ति दी गई है। तो ये सब कुछ पक्ष है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। इसके कुछ सवालिया निशान है। यूनिफॉर्म कोड आना चाहिए इसके संदर्भ में, या राय देता है तो इसके संदर्भ में आप लोग न्यूज़ को कवर कीजिएगा। आज का न्यूज़ इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे, ताकि एक न्यूज़पेपर के साथ हम लोग न्यूज़ एनालिसिस कर सकें। और बी कोऑपरेट रहिए, विश्वास रखिए, अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन करने में ये दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस बहुत ही उपयोगी होगा।
तब तक के लिए मैं ये अपेक्षा करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को और भी विस्तृत करने में हमारा सहयोग कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट कीजिए। और जो भी महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए उससे ज़रूर जुड़िए, ताकि हम लोग और एक नए रूप से उभर कर सामने आए। तब तक के लिए मैं अमर अमृत आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।